Okay, good morning, students. So today's footprints class 8th SST chapter 6 history changing patterns of industrialization under the British कह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पैटर्न बदला वो क्या था। इसके पहले इंडस्ट्रीज हमारी कैसी थी, ब्रिटिश लोग आए तो वो लोग फिर कैसे और फिर क्या बदलाव आया। फिर हमारे इंडियंस कुछ जो थे इन लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज जो लगाई। तो सबसे पहले आप आ जाइएगा बिग आइडिया। आवाज नहीं बेटा, देखिए बिग आइडिया पर बुक ओपन कर लीजिए और पेंसिल ले लीजिए टिक करने के लिए। ये मस्ट है, अंडरलाइन करना मस्ट होता है और आप भी ध्यान से देखिए उसको। चलिए, बिग आइडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड टेक्सटाइल, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हो, और टेक्सटाइल मतलब सूती वस्त्र उद्योग में प्रोडक्शन। हेलो, प्रोडक्शन क्या बोला अभी हमने कि म्यूट रखो। कौन है अपने बगल, किसको लिया है? अभी अनुष्ठा का ओपन हुआ था, अब आकाश का ओपन हो गया। बंद करिए सब लोग। ओके, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ और वहां पे क्या सिस्टम बना। उसके बाद कोलोनियलिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कॉलोनियल पीरियड में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का होता है, जो हमारे इंडस्ट्रीज थे, हमारे हैंडक्राफ्ट्स उद्योग धंधे थे, बीवर्स थे, और इनके वो एक तरह से समाप्त हो गए, तो उसी को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। और फिर री इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब नया जब इंडस्ट्रीज स्थापित हुई। हिस्ट्री मेकर में हम पढ़ेंगे जमशेद जी टाटा, जो कि हमारे पॉइनियर हैं, उद्योग सबसे पहले स्थापित करने वाले। इज द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के संस्थापक ये हैं। ही बिगन हिज द एंटरप्रेन्यूअल जर्नी, मतलब उद्योगीकरण का जो यात्रा इन्होंने शुरू किया इन 1877 विद द एम्प्रेस मिल एट नागपुर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले नागपुर में एम्प्रेस मिल की स्थापना हुई, कॉटन मिल। He is widely believed to be the pioneer whose vision inspired industrialization of India। कह रहा है कि ये विश्वास किया जाता है, हम मानते हैं कि ये पॉइनियर मतलब हमारे पुरोधा पूर्वज जिसको हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में मेन जिनका विजन दृष्टिकोण जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत में औद्योगिकरण का। टाटा इज मोस्ट नोटेबली एसोसिएटेड विद द टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पीछे क्वेश्चन भी दिया गया है कि फुल फॉर्म ऑफ टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाउ नोन एज बाय द नेम टाटा स्टील लिमिटेड। आज इसका नाम टाटा के नाम पे टाटा स्टील लिमिटेड है। ही इज आल्सो नोन फॉर हिज मेनी ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलान्थ्रोपिक कंट्रीब्यूशन। उनको हम बहुत से उनके उदारवादी और जन कल्याण योजनाओं के लिए भी जानते हैं। टाटा ग्रुप आज भी देखिए बहुत से जगहों पे हेल्प करता है, गरीबों के उत्थान के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में और बहुत सी चीज़ों में आज वो अपना योगदान दे रहा है। अब आ जाइए एट अ ग्लैंस कोलोनियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तुम लोग मानोगे नहीं क्या भाई? हैं? बीच बीच में बोलोगे तभी हम ब्लॉक कर देंगे सब फिर। ओमकार प्रजापति, बीच में आवाज आती रहेगी तो आवाज सुनाई देगी हमारी। कोलोनियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल कह रहा है कि उपनिवेशवाद और औद्योगिक रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति,
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पतन हुआ। एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मेरी ही आवाज क्यों रिपीट कर रही भाई? डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कह रहा है भारत में जो है उस समय सूती वस्त्र उद्योग एक तरह से अपने चरम पर था। विदेशों में इसकी मांग थी, उसका पतन हुआ जब फैक्ट्री मेड क्लॉथ आ गया। रीजन फॉर द डिक्लाइन क्या थे कारण? चीपर एंड बेटर क्वालिटी मशीन मेड टेक्सटाइल। नंबर एक, मशीन से बने कपड़े सस्ते थे और अच्छी क्वालिटी के होते थे। ओपनिंग अप ऑफ इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। भारतीय व्यापार को जो है सभी ब्रिटिश गुड्स के लिए ओपन कर दिया गया। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन एंड फैक्ट्री सिस्टम इन इंडिया। भारत में मशीनरी और फैक्ट्री सिस्टम की कमी थी। एडॉप्शन ऑफ द कोर्सिव पॉलिसीज। कोर्सिव पॉलिसीज मतलब जंग लगने वाली पॉलिसी जिसको कहते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। उन लोगों ने हमारी इस टेक्सटाइल या अदर पर ध्यान नहीं दिया। जब इंडियन रूलर थे तो काफ़ी इस पे ग्रांट देते थे, ध्यान देते थे, पैसा खर्च करते थे, लेकिन इन लोगों ने केवल शोषण किया, इस पे ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वो जंग लगती गई, खत्म होती गई। किसान हमारे बुनकर हमारे डेप्ट में आते गए। अगला है डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। वही बताया हमने ना कि रॉयल पैट्रोनेज जो राशि जो रूलर थे प्रिंस स्टेट और ये सब, इनका जो पैट्रोनेज था वो खत्म होता गया। जो छत्र छाया जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही उनके अधीन हो गए ब्रिटिश के। नो अटेम्प्ट टू एब्जॉर्ब अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेडिशनल आर्टिसंस। अनएम्प्लॉयड ट्रेडिशनल, अनएम्प्लॉयड मतलब जो बेरोजगार लोग थे, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत कारीगर, उनको एक तरह से कोई रोजगार नहीं मिला। यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री, एक तो कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है इंडियन आयरन। हमारी जो परंपरागत आयरन स्टील थी या लोहे जो लोग सामान बनाते थे, उसका भी पतन हुआ। रीजन फॉर द डिक्लाइन, इसके क्या कारण थे? हेलो, कौन है? एक मिनट, म्यूटाल। ओके, म्यूटाल, ठीक। फिर भी तो आ रहा, पता नहीं कहाँ से। चलिए, ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ रिस्ट्रिक्टेड। नंबर एक कारण था ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉ जो बनाए, पिछले क्लास चैप्टरों में हमने पढ़ लिया है सब, उसके वजह से बैन हो गया। तो जिससे फॉरेस्ट की लकड़ियां लेने पे इनको और जंगल में माइंस की खुदाई अपने मन से नहीं कर पा रहे थे, सब पे रोक लग गया। फॉरेस्ट एरिया 10 डिनाइंग एसेस टू वुड फॉर चारकोल एंड आयरन ओर। तो कोयला बनाने के लिए लकड़ी और आयरन बनाने के लिए आयरन ओर रिजर्व, ये इनको अधिकार खत्म हो गया। और इम्पोर्टेड ब्रिटिश स्टील, इंपोर्ट मतलब आयात होता है बाहर से, ब्रिटिश स्टील जो होती है यहाँ इंडियन मार्केट में आती थी। यहाँ नीचे डेट है, इसको पढ़िएगा। देखिए, कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसे केवल सामने आने से क्या फायदा होगा कि आप दिख रहे हो केवल और समझोगे नहीं उस बात को, तो कुछ समझ में आएगा? बाद में बोलोगे सर फिर से बता देने क्या मतलब रहेगा भाई? कम से कम उस चीज को समझिए, वीडियो जाए दोबारा पढ़िए। अब हम पढ़ा देते, पता नहीं रिवाइज करते हो नहीं करते हो। घर पे पूरा समय है तो उसका उपयोग करो। आजकल देखते हैं आधे बच्चे साइकिल चलाते इधर उधर से मिलते हैं। तो आप पढ़िए समझिए, केवल फॉर्मेलिटी मत करिए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर द कॉलोनियल पीरियड मतलब जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में नहीं आए थे या ट्रेड करने आए, लेकिन धीरे धीरे वो अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए, उसके पहले की बात है। इंडिया वाज द इंडस्ट्रियल वर्कशॉप। भारत एक औद्योगिक वर्कशॉप के रूप में जाना जाता था विश्व में।
of the word कारखाना. However, from the 19th century onward, trade and industries in India took a downward. फिलहाल धीरे धीरे 19th सेंचुरी तक भारत में व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र दोनों जो है पतन होता गया, नीचे होता स्तर गिरता गया. In this chapter, we shall try to find the reason for this decline. अब इस चैप्टर में हमें पढ़ेंगे कि इस डिक्लाइन होने का, इस पतन होने का क्या कारण था. जो हमारे परंपरागत उद्योग धंधे थे बंद होते गए. नंबर एक, वीविंग हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सिंस द हड़प्पा एज. वीविंग मतलब बुनाई. तो जो कपड़े की कताई बुनाई ये सब थी एक तरह से, ये एक इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इंडियन, भारतीयों का एक अभिन्न हिस्सा जिसको हम कह सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही. लोग कपड़ा बुनते थे, जानते थे बुनना, कॉटन ग्रो करते थे या पौधों के रेशों से. In the 18th century, weavers excelled in this craft and India was one of the largest exporter of textile. 18th century में हमारे बुनकर्स इस क्राफ्ट को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए. भारत जो है एक लार्जर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता था इंडिया में, और एक्सपोर्ट होता था इसका सामान विदेशों में. यूरोपीय मार्केट में इसकी मांग थी. इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रियोन्ड फॉर देयर क्वालिटी. किसके लिए? एक लंबे समय तक अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता के लिए. और एक्सिक्यूटिव क्राफ्ट्समैनशिप, जो हमारे बुनकर थे या उसके कलाकार थे बनाने वाले, उनके गुणों के लिए काफ़ी समय तक यूरोपियन मार्केट में बना रहा. आगे, देयर वर सेवरल पोर्ट सिटीज. पोर्ट सिटीज मतलब बंदरगाह, जहाँ से समुद्री व्यापार होता आता, जहाँ जहाजें या पानी वाले नाव आके रुकते, उसे पोर्ट कहते हैं. द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट दैट हैंडल द एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट मतलब ये इधर बे ऑफ बंगाल में साइड पे, जो गुजरात में कोरोमंडल कोस्ट है, और नॉर्दर्न सरकार बहुत से बंगाल में सी पोर्ट है, उड़ीसा में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है. और ऐसे वेस्टर्न कोस्ट जो है गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा और आपका केरला. क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड टू मलाया, आज जो मलेशिया है, इंडोनेशिया एंड फार ईस्ट. फार ईस्ट मतलब सुदूर पूर्वी देश. फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड अरेबिया. और वेस्टर्न कोस्ट से कपड़े कहाँ जाते थे? यूरोप पार्ट में और अरब. मर्चेंट ऑफ एन एडवांस मनी, जो व्यापारी आते थे विदेशों के, ये एडवांस मनी देके जाते थे हमारे बुनकरों को और किसानों को. कॉटन फार्मर कुड बी कल्टीवेटेड एंड ओवन. उनके लिए वो फसल बोए और सुरक्षित रखे. और ओवन, ओवन का मतलब होता है बुनाई करके, मतलब उसका इनटू क्लॉथ फॉर एक्सपोर्ट, कपड़े बन के रखें एक्सपोर्ट के लिए. टाउन सच है सूरत, कालीकट, मौसलीपट्टम, ये पुराने जो व्यापारिक सेंटर हैं ये फेमस थे. विशाखापत्तनम बिकेम फेमस ट्रेडिंग सेंटर, वाइल डेक्का, भरूच एंड मदुरई ये जो है इम्पोर्टेंट सेंटर थे. डेवलप एज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर फॉर द टेक्सटाइल. Some of the varieties of cotton textile which were in great demand in Europe. कुछ वेराइटीज हैं जिनकी डिमांड यूरोप में ज़्यादा थी. कौन है वो? मसलिन, बंधानी, कैल्को, चिंट. तो सबसे पहले हम मसलिन के बारे में पढ़ते हैं. मसलिन वाज अ फाइनली वोवन कॉटन क्लॉथ, बिल्कुल मखमली, मलमल जो आप कहते हो, कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ. फाइनली वोवन मतलब एकदम चिकना, ओवन किया हुआ
was made in India, particularly in Bengal. चूंकि उस समय वेस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश है वो भी बंगाल का ही हिस्सा था। मसलिन फेच्ड ह्यूज प्रॉफिट फॉर यूरोपियन ट्रेडर्स। व्यापारी यूरोपियन व्यापारियों से एक अच्छा प्रॉफिट मिलता था इसके लिए। एज इट वाज इन ग्रेट डिमांड स्पेशली यमंग वीमेन, महिलाओं के बीच में इसकी ज़्यादा डिमांड थी और अच्छे रॉयल परिवारों की महिलाएं पहनती थी। देखिए यहाँ दिखाया गया है a painting showing the French queen Mary Antoinette in a muslin gown। द मैरी एंटोनिटी जो लुइस 16 की रानी थी, ये मसलिन गाउन में पहनी हुई है, इनकी पेंटिंग बनी हुई है। बंधानी क्या था? बंधानी का मतलब होता है काइंड्स ऑफ ब्राइटली कलर्ड कॉटन क्लॉथ होता है और इसका नाम बना है बंधना से। बंधन का मतलब होता है टाई अप, टाइंग अप मतलब करना, गांठ। इट वाज एंड इवन टूडे प्रोड्यूस मोस्टली इन राजस्थान और गुजरात में। बंधानी क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड थ्रू a special method called tie and dye। अगला है when the Portuguese first came to India they took back with them cotton cloth along with spices। जब पुर्तगाल लोग सबसे पहले इंडिया में आए तो अपने साथ वो लोग स्पाइसेस मसालों के साथ साथ कॉटन क्लॉथ को भी ले गए थे। दिस कॉटन क्लॉथ वाज कॉल्ड कैलिको। भाई वास्को डिगामा सबसे पहले आया तो इसीलिए तो कैलिको, कालीकट पे वो पहुंचा जहाँ पे ये कैलिको पैदा उत्पन्न होता था, प्रोड्यूस होता था, उसका नाम ही है कैलिको, उसी से पड़ गया कैलिको क्लॉथ। नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ कालीकट इन केरला, कालीकट के नाम से केरला कोस्ट। उस समय ये कालीकट जो है एक तरह से पोर्ट सिटी था। वेयर दे फर्स्ट अराइव, जहाँ सबसे पहले पहुंचे कौन? पुर्तगालीस लोग। अनदर फेमस इंडियन कॉटन टेक्सटाइल स्पेशली यूज्ड इन ड्रेपरी। ड्रेपरी मतलब ये पर्दा, मेजपोश और इन सब पे चिंट जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे चिंट बनाया गया है, ये जो है ये है चिंट, कलरफुल। In it is a cloth with small colorful flower design। It was in great demand in England and Europe। इसकी मांग थी for its floral design, fine texture and relative cheapness। सस्ता होने की वजह से wealthy people had Indian chintz on their wall and on their table। जो धनी लोग होते थे यूरोप के, वो भारतीय व्यापारियों से भारतीय चिंट जो है खरीदते थे, किससे के लिए? दीवारों पे उसको लगाने के लिए और मेजपोश इत्यादि बनाने के लिए। तो आज केवल 2 पेज आपका होगा, ये 2 पेज अच्छे से आप समझिए, पढ़िए, तैयार